बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। मैं हूँ डॉक्टर शराज और हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स की जितनी जनरल इंफॉर्मेशन थी हमने वो स्टडी की। प्रोटीन बेसिकली महज एक टर्म नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये एक डाइवर्स टर्म है, ये एक छोटी टर्म नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक डाइवर्स टर्म है। हमने पहले इसको पढ़ा था कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल को और माइक्रो कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल को। तो मैक्रो मीन ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े यूनिट्स, बड़े बड़े आइसोमर्स यानी एक ही तरह के यूनिट्स जब आपस में एक मखसूस तरतीब के साथ मिलते हैं, जब प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स जो हैं, जिसके यूनिट्स, जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स वो मखसूस तरतीब के साथ जब आपस में मिलते हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हमने आखिरी लेक्चर में एक टर्म यूज़ की थी एवोल्यूशन की, एवोल्यूशनरी एक लफ्ज़ हमने यूज़ किया था। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एवोल्यूशनरी फेज़ या एवोल्यूशन का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हो तो इसको उर्दू में इर्तकाई अमल कहते हैं। इर्तका यानी तरक्याती सिस्टम। तरक्याती सिस्टम में पास्ट भी आ जाता है, जिसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, प्रेजेंस हाल भी आ जाता है और फ्यूचर भी आ जाता है। एवोल्यूशनरी सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम प्रोटीन के सीक्वेंस यानी इसमें अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से आपस में मिले हुए हैं, और ये साइंस की बड़ी अचीवमेंट है कि उसने 3D स्ट्रक्चर्स जो है उनको वो मालूम करने में कामयाब हो गए मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ, जिससे हमें अंदाज़ा हो, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है, हमें बहुत कुछ इससे अंदाज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम एक ऐसे इंसान को ले लेते हैं जिसके DNA सीक्वेंस को, जिसके न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को, जिसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उस इंसान की बहुत सारी हिस्ट्री, करंट पोजीशन और फ्यूचरिस्टिक एतबार से वो कैसा रहेगा ये इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। हमें मालूम हो सकता है कि लेट्स सपोज कि एक इंसान जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, डायबिटीज़ का शिकार है, तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस देखना, उसके DNA के सीक्वेंस देखना, उसके 3D स्ट्रक्चर्स देखना, उसकी एवोल्यूशनरी सिस्टम को देखने से अंदाज़ा होगा कि क्या ये शख्स पहले से डायबिटीज़ का शिकार है, अगर है तो कब से शिकार है, क्या वो अब जाके डायबिटीज़ को फेस कर रहा है, या अभी वो नॉर्मल हालत में है लेकिन फ्यूचर में जाके वो डायबिटीज़ जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है। इससे एक और बात भी मालूम होती है कि ये डिज़ीज़ उसको जेनेटिक इनहेरिटेंस, क्या ये बीमारी उसको विरासत में मिली है, क्या उसके पेरेंट्स में, उसके एंसेस्टर्स, उसके बाप दादा से ये बीमारी चली आ रही है, या उसका अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा है, उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसा है, या उसका खाने पीने का स्टाइल ऐसा है जिससे वो प्रोन टू डिज़ीज़ यानी रेडी टू कैप्चर द डिज़ीज़ वाली पोजीशन में आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज़ आगे भी हम देखेंगे और पिछले लेक्चर्स में भी हमने इन्हें अंडरस्टैंड किया। जब हम इनके स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब इनकी जो पिक्चर्स आप लोगों के सामने शो की गई हैं मुख्तलिफ स्लाइड्स में, आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, एज सच इनको आपने याद नहीं करना, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा हो कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये बल खाती सीढ़ियों जैसा है, या ये बिल्कुल बीटा प्लेटेड लंबाई के रुख पे है, इनके आपस में बॉन्डिंग जो है वो किस टाइप की है, ये महज एक अच्छे तरीके से आइडिया देने के लिए है। हम आगे चलते हैं। जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिए, हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अब हम देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर को और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और ये सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं। जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हो तो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं,
और जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रोटीन की कंपोजिशन यानी उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर इज द 3-dimensional कॉन्फर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। ये 3D स्ट्रक्चर है। कॉन्फर्मेशन कहते हैं साख्त को, शक्ल और सूरत को, और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड की टर्म अमाइनो एसिड के लिए यूज़ होती है, और पॉली मीन मैनी, जैसा कि हमने मोनो की टर्म भी देखी, डाई की टर्म भी देखी, ट्राई की देखी, जब बहुत सारे यूनिट्स किसके, पेप्टाइड के, अमाइनो एसिड्स के जब मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएंगे। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक 3-dimensional कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन मीन स्ट्रक्चर, साख्त है। तो जो पिक्चर आपके सामने है ये इसकी 3 डायमेंशन पिक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ जावियों के साथ ये तस्वीर, ये पिक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर आपके सामने है, और ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मीन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इसके साथ बना। 3 डायमेंशन कैसे, एक इसका ओपन लूप है, ये इसकी वन साइड है, एक इसकी अल्फा हेलिकल फॉर्म है, ये जो बल खाती हुई आप इसकी शक्ल देख रहे हैं तो ये हेलिकल फॉर्म है, और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो थोड़े से लंबाई के रुख में होंगे लेकिन उनकी एंड्स जो है वो कर्व्स की सूरत में होंगी, तो उन्हें हम बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं, ये शीट। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली 3-dimensional पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। द कॉमन फीचर ऑफ अ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर रिवील्स, यानी हमें बताता है मच अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स एंड देयर एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स। इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने से हमें मालूम ये होता है कि इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसका एक इंसानी जिस्म में या एक लिविंग बॉडी में ये प्रोटीन क्या रोल अदा कर रही है। जब हम इनके फंक्शंस को डिटेल से देख रहे होंगे तो हमें बहुत सारी बातें मालूम होगी कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इसके एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, हमें इसके इर्तकाई चीज़ों के बारे में भी इल्म होता है कि क्या ये प्रोटीन और इनके स्ट्रक्चर शुरू से ही ऐसे थे या इनके कुछ अरसे के बाद इनकी साख्त पहले कुछ और हुआ करती थी, और वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई तो इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कुछ अरसे बाद जैसे ये अपनी साख्त वक्त के साथ साथ अगर बदल रहे हैं तो फ्यूचर में ये साख्त किस तरह से होगी, और जब हम ये अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो फिर हमें यह भी आइडिया वक्त के साथ साथ होगा कि अगर आज एक प्रोटीन अपना ये बायोलॉजिकल फंक्शन कर रही है तो कुछ अरसे बाद ये फंक्शंस मज़ीद बेहतर होंगे, उसमें कुछ ऐड होगा या फिर डिलीट हो जाएंगे, या ये फंक्शंस वक्त के साथ साथ कम होते रहेंगे। ये सारा कुछ हम 3D स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर से और उनके इर्तकाई अमल में देखते हैं। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर से ही हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सी प्रोटीन किस तरह का बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि लिविंग बॉडी में अपना फंक्शन अदा कर रही है। इफ़ दिस इज़ डिसरप्टेड, अगर इसको डिस्टर्ब किया गया, अगर इसको तबाह कर दिया गया, या अगर इस सीक्वेंस को ख़राब कर दिया गया, या इसको रोक दिया गया, या किसी किस्म का इसके सीक्वेंस में, इसकी तरतीब में प्रॉब्लम आ गया, तो उस प्रोटीन की वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो कम हो जाती है। बच्चों, हमने सादा तरीके से अंडरस्टैंड किया कि टर्शरी स्ट्रक्चर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं इसे। इनकी स्टडी से हम बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, हम इनके एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स जो है वो मालूम कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा
कि अगर इनकी कन्फर्मेशन, इनकी साख्त में अगर किसी किस्म की किसी भी वजह से, चाहे वो वजह केमिकल है चाहे वो फिज़िकल है, अगर डिस्टरबेंस होती है, डिसरप्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इनके सीक्वेंस में, तो वो अपनी एक्टिविटी खो देते हैं। अब हम इसमें मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग्स देखेंगे कि 3D स्ट्रक्चर जब हम स्टडी कर रहे हैं इसकी, तो किस किस तरह की बॉन्डिंग जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि कार्बन का इसका लाजमी हिस्सा है, हाइड्रोजन लाजमी हिस्सा है, नाइट्रोजन लाजमी हिस्सा है और ऑक्सीजन भी लाजमी हिस्सा है। और इसके अलावा कुछ मिनरल्स, कुछ और एलिमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। जब वो शामिल होते हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं एक अमाइनो एसिड को दूसरे के साथ। तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, जैसे कि आपको कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग शो हो रही होगी। और इसमें आयनिक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, जिसमें आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। और डाइसल्फाइड ब्रिज मीन जिसमें अब इस स्ट्रक्चर में सल्फ़र जो है वो भी शामिल है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी इसमें, मुख्तलिफ मिनरल्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि बॉन्डिंग में इसके स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम आपस में इनका इंटरेक्शन जब देखते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसमें इन्वॉल्व है, आयनिक बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक की एक टर्म हमने यूज़ की थी कि हाइड्रोफिलिक मीन हाइड्रो वाटर को कहते हैं, फिलिक अट्रैक्शन को कहते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो कि वाटर की मौजूदगी को लाइक करे और उनकी मौजूदगी में अपनी बॉन्डिंग करे या अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस करे, तो उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इसके उलट जब टर्म हम यूज़ करेंगे तो उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिक का लफ्ज़ बेसिकली खौफज़दा के लिए यूज़ किया जाता है या डिसलाइक के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का सादा से मतलब ये होगा कि ऐसा इंटरेक्शन या ऐसा बॉन्ड जिसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट को लाइक नहीं किया जाता, उसे दूर रखा जाता है ताकि ये बॉन्डिंग में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। सो दिस फाइनल शेप इज़ डिटर्मिन्ड बाय द वैरायटी ऑफ द बॉन्डिंग इंटरेक्शन। इसकी शक्ल, इसकी सूरत, इसकी साख्त, वो मुख्तलिफ तरह के जो बॉन्ड्स हैं उन पर डिपेंड कर रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें शामिल है, आयनिक बॉन्ड भी शामिल है, सल्फ़र बॉन्ड भी इसमें शामिल है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोक्सी वाटर के मॉलिक्यूल को दूर रखा गया है, और तब जाकर ये एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। जब ये सारे टाइप के बॉन्ड्स आपस में मिले तो एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आया। इस तरह से अमाइनो एसिड्स मिलकर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? एक नेचुरल सवाल जो जहन में जन्म लेता है वो ये है कि जब हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें कैसे मालूम ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, लिपिड्स का इतना डीप लेवल पे जाके स्ट्रक्चर्स को देखना ये किस तरह से मुमकिन है? तो आजकल जिस तरह की टेक्निक्स डेवलप हुई है उसमें एक्सरे टेक्निक भी है, उसमें NMR स्टडीज़ भी है। साइंस की एडवांसमेंट्स ने जो ह्यूमैनिटी को गिफ्ट किया वो एक्सरे टेक्निक दी गई है, वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडीज़ है। इन दोनों टेक्निक्स की मदद से किसी भी चीज़ को बहुत गहराई में, इस हद तक गहराई में जाके ये तक देख लेना कि उसकी बॉन्डिंग की नौयत क्या क्या है और वो जो बॉन्ड्स बना रहे हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये मालूम करना अब पॉसिबल है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ की जाती हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिनको शॉर्ट टर्म में NMR स्टडीज़ भी कहा जाता है, उससे भी बहुत आसानी देखा जा सकता है कि जिस केमिकल को हम स्टडी कर रहे हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। द एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स
of most of these structures are deposited in the database known as protein data bank. PDB एक टर्म है, प्रोटीन डाटा बैंक, जिससे हमें ये मालूम ये होता है कि किस किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। ये एक डेटाबेस है, इसको स्टडी करके प्रोटीन की साख्त के बारे में प्रिडिक्शन करना, उसको मालूम करना, इसकी मदद से पीडीबी की मदद से पॉसिबल है, किया जा सकता है। ये बेसिकली एक मालूमाती बैंक है जो हमें स्ट्रक्चर की मालूमात भी दे रहा होता है, हमें बॉन्डिंग की मालूमात भी दे रहा होता है, और कुछ हमें फ्यूचर के बारे में भी बता रहा होता है कि ये जो करंट पैटर्न है, ये अमाइनो एसिड्स की जो तरतीब है, क्या आगे जाके भी ये तरतीब बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। It allows the tertiary structures of a variety of the protein to be analyzed and compared. मुख्तलिफ प्रोटीन्स को आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है, उनका एनालिसिस भी किया जा सकता है, और इनका एनालिसिस और कंपेयर करना ज़रूरी भी होता है ताकि मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स जो कि मुख्तलिफ फंक्शन अदा कर रहे होते हैं उनके बारे में मालूमात ज़रूरी होती है। अब हम चलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पर। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सम मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द मल्टीपल मीन, बहुत सारे, पॉलीमीन अगेन बहुत सारे, पेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड की चेन, मल्टीमेरिक, एक जैसे प्रोटीन्स। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर से मालूम ये हुआ कि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक चेन भी नहीं, बहुत सारी चेन, यानी ये अमाइनो एसिड्स की चेन है, बल्कि चेन्स है। एक लंबा सा मैक्रोमॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट चेन की सूरत में भी हो सकता है या बल खाती हुई चेन की सूरत में, डिफरेंट कन्फॉर्मेशन में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की सूरत में मौजूद हो सकते हैं। आपके सामने इस टाइम जो एग्जांपल है वो हमारे ह्यूमन ब्लड में, इंसानी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका ये स्ट्रक्चर, उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और वो किस तरीके से आपस में बॉन्ड करके एक कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर उसको शो करता है। अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को आप बहुत सारे अमाइनो एसिड समझ लें, तो उन पॉलीपेप्टाइड्स का आपस में एक मखसूस तरतीब के साथ मिलने को क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो इस तस्वीर में दिखाया गया है। सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर। अब ये यूनिट्स आपस में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, इसमें कोवलेंट बॉन्ड का इंटरेक्शन नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड से हट के जो दूसरी फोर्सेस है, हमने वैंडरवाल फोर्सेस का भी जिक्र किया हुआ है, हमने वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस का भी जिक्र किया हुआ है कि ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है लेकिन वीक होती है, जो किसी भी फिजिकल रीज़न से या केमिकल रीज़न से ब्रेक डाउन बआसानी हो सकती है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, वो दूसरे टाइप्स के बॉन्ड्स होंगे। और इसमें सब यूनिट्स यानी मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ इसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हमने 4 मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर देखे और सारा कुछ प्रोटीन से लेकर अमाइनो एसिड से लेकर और उनके स्ट्रक्चर से लेकर जब हम इसको कंक्लूड करते हैं, जब हम इसके एंड रिजल्ट अपने जनरल वर्ड्स में लिख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तो वो कंक्लूजन हमारा इन दोनों लेक्चर्स का क्या बनता है कि प्रोटीन्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन महज एक टर्म नहीं है बल्कि एक डाइवर्स टर्म है, एक बड़ी टर्म है जिसमें किसी एक बॉन्ड या किसी एक यूनिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ यूनिट्स और बहुत सारे उनके आपस में इंटरेक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो अब उन्हें प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड कहते हैं फेस करना, of all the molecules encountered in living organisms, protein have the most diverse functions। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, लिपिड्स को पढ़ रहे थे,
उनके मुकाबले में अगर हम डाइवर्सिटी देखें या वुसअत देखें अपने फंक्शंस के एतबार से, तो प्रोटीन्स बहरहाल उनसे ज़्यादा डाइवर्स फंक्शंस शो कर रहे होते हैं। सो अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज़ नेसेसरी टू कॉम्प्रीहेंड इट्स रोल इन द ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हमें उसके फंक्शंस के बारे में सही मालूमात मिल जाए। फर्दर रिसर्चेस विल प्रोवाइड, अभी रिसर्च ख़त्म तो नहीं हुई, वक्त के साथ साथ रिसर्चेस और बेहतर हो रही है, और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और ज़्यादा टेक्निक्स आ रही है, जिससे एवोल्यूशनरी चीज़ें उनके बारे में फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन करना, मुस्तकबिल के बारे में कुछ जानना बहुत आसान हो जाएगा इन रिसर्चेस की मदद से। फर्दर रिसर्चेस विल प्रोवाइड मोर इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेवरल अदर प्रोटीन्स इन द कमिंग ईयर। आने वाले वक्तों में जब स्टडी मज़ीद बेहतर होगी तो हमारी मालूमात में और भी बहुत सारी चीज़ों का इजाफा होता रहेगा। प्रोटीन्स की अगर हम सादा तरीके से सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन देखें तो वो उनकी शेप के लिहाज से भी बनती है। जब हम बहुत डीप जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, जब हम डीप जाते हैं प्रोटीन्स में, वन एंड द सेम थिंग, तो फिर हम देखते हैं उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अगर सिंपल सी क्लासिफिकेशन देखें तो हमें ये मालूम ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन द एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो कहते हैं उनकी तरतीब, इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि आप उनका स्ट्रक्चर। एक्सियल रेशो एक मखसूस एंगल को बोलते हैं। जब एंगल ज़्यादा होगा दिस मीन कि वो स्ट्रक्चर लंबाई के रुख पे होगा, जब वो एंगल कम होगा तो वो स्ट्रक्चर की लंबाई का रुख कम हो जाएगा। मुमकिन है कि वो फिर गोल सूरत इख्तियार कर ले, या वो हेलिकल, एक वो टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ उस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले। तो हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि दो मुख्तलिफ तरह की इसमें क्लासिफिकेशन हो सकती है। वो है ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर गोल शक्ल में, निस्बतन गोल शक्ल में, यानी लंबाई के सूरत में ना हो, लंबाई से हट के जो दूसरी सूरतें बनती है, कर्व सूरतें बनती है, ओवल शेप बनती है या और कोई शेप, तो उसे हम ग्लोबुलर फॉर्म कहेंगे। फाइब्रस मीन धागेदार, ये लंबाई के रुख पे आ सकती है। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है उनमें एक्सियल रेशियो जो होता है वो मोर देन 10 होता है, यानी एक्सियल रेशियो, ये एंगल अगर 10 से ज़्यादा होगा तो इसमें ओवल शेप कम हो जाएगी, लंबाई का रुख इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये थ्रेड लाइक होते हैं, धागेदार मॉलिक्यूल्स, एक चेन की सूरत में, लंबाई की सूरत में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो हेलिकल स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स को आप स्टैंड समझ लीजिए और स्टैंड से आप एक सीढ़ी समझ लीजिए जिसके दाएं और बाएं लंबाई के रुख पे स्टैंड बने रहते हैं, और इन्हें हम बायोलॉजी की टर्म में स्ट्रैंड्स कहते हैं। तो ये जो हेलिकल स्ट्रैंड्स है ऊपर से नीचे तक फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये प्रोटीन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी देखी जाए तो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं ये उसकी कंस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जिस जगह सपोर्ट मीन जिस जगह मूवमेंट की ज़रूरत हो वहाँ पर ये काम आते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कोलेजन प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, इलास्टिन फाइब्रस प्रोटीन है, और केराटिन फाइब्रस प्रोटीन है। आपको बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि कोलेजन और केराटिन, अगर किसी ऐसे शख्स में बाय नेचर कोलेजन या केराटिन की मिकदार ज़्यादा होगी तो आप नोट कीजिएगा कि उसके बाल ज़्यादा घने होंगे। दिस मीन कि इस टाइप की फाइब्रस प्रोटीन उसमें नेचुरली ज़्यादा है। अदरवाइज़ मार्केट में अगर हम कॉस्मेटिक्स में जब आप मुख्तलिफ शैम्पूज़ अगर कभी गौर से उनकी कंपोजिशन देखें तो वो शैम्पूज़ ज़्यादा बालों के लिए हेल्पफुल होते हैं जिनमें केराटिन स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें शामिल हों, या उसमें कोलेजन
कोलेजन और केराटिन का ताल्लुक हमारी स्किन के साथ होता है। अब जिन बॉडीज़ के अंदर नेचुरली केराटिन और कोलेजन ज़्यादा है तो उनके बालों की जो डेंसिटी होगी, उनकी जो साख्त होगी वो ज़्यादा घनी होगी, उनके बाल ज़्यादा अच्छे होंगे। या फिर जब आप शैम्पूज़ को देखेंगे तो उसमें भी केराटिन और कोलेजन को ख़ास तौर पे जगह दी जाती है ताकि बालों की सही तरीके से हिफाजत की जा सके। तो फाइब्रस प्रोटीन का स्किन के साथ और हेयर्स के साथ गहरा ताल्लुक बनता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें हम देखेंगे इसकी जो कन्फर्मेशन की टर्म जो बार बार यूज़ हो रही है, तो आप इसको सादा तरीके से याद रखिए कि हम ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, साख्त की बात कर रहे हैं। और एक्सियल रेशो लेस देन 10 होगी। जब लेस देन 10 होगी तो वो एक ग्लोब की सूरत, एक ओवल शेप्ड शक्ल बनती है। ठीक है, नीचे भी मेंशन किया गया है कि वो एक ओवॉइड शेप में होगा, लंबाई का रुख नहीं होगा, गोल शेप की तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादातर इंसान के जिस्म में या लिविंग बॉडीज़ में एंजाइम जो होते हैं उनका ताल्लुक ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ ज़्यादा होता है। हम इनको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एल्ब्यूमिन्स, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाटर सोलुबल है, या फिर ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन दे आर सोलुबल इन दी डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस। जेनेटिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन अपना कॉम्बिनेशन बनाएगी तो उसे हम जेनेटिक प्रोटीन कहते हैं। हम इसे जीन्स भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के जीन्स का लफ्ज़ आपने, या एनिमल बॉडी के जीन्स या प्लांट के जीन्स, ये आपने कॉमन टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं, टू स्टोर द प्रोटीन फॉर द न्यूट्रिशनल पर्पजेज़। आप कभी मार्केट जाए, वहाँ किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का जब आप मिल्क उठाएं, उसकी कंपोजिशन में देखें तो उसमें कैसीन मेंशन होता है कि इसमें कैसीन की इतनी मिकदार शामिल की गई है। वो इस सेंस में हेल्पफुल है कि चूँकि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं, तो हद से हमें मालूम ये होता है कि एक इंसानी जिस्म को कैसीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मिल्क में उतनी मिकदार शामिल होती है। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर किसी को प्रोटीन एलर्जी है तो उसको मिल्क अवॉइड करना चाहिए, या उसको लो कैसीन सप्लीमेंट्स, लो कैसीन मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कैसीन से जो उसको एलर्जी होती है वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने से बच सके। तो कंपोजिशन को ज़रूर देखना चाहिए ताकि अपनी सेफ्टी और अपनी हेल्थ के बारे में हमें ज़्यादा बेहतर मालूमात होनी चाहिए। या जैसे कि वीट में गिलियाडिन प्रोटीन शामिल होती है। बच्चों, ये तमाम रेफरेंसेस जहाँ से ये आप लोगों के लिए एक सिंपल सी स्लाइड्स तैयार की गई है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। हम लोग इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने टर्शरी स्ट्रक्चर देखे और उनकी प्रैक्टिकल जो उनकी शक्ल बनती है 3 डायमेंशनल, हमने वो भी देखी। फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखे और हमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी मालूमात ये मिली कि जब हम एक्सरे टेक्नोलॉजी से, हम एनएमआर टेक्नोलॉजी से गहराई में इनकी जाके बॉन्डिंग और इनकी जो मुख्तलिफ कन्फर्मेशंस बनती है, स्ट्रक्चर्स बनती हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं तो हमें 2 मेन मालूमात मिलती है। एक मालूमात कि उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, दूसरा एवोल्यूशनरी कुछ प्रिडिक्शंस होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ की कंडीशंस या बीमारी की कंडीशन, साख्त, बॉडी की साख्त, ये हमें प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर से, एक्सरे टेक्नोलॉजी से, एनएमआर से बहुत सारी चीज़ें हम प्रिडिक्शन करने के काबिल हो जाते हैं कि एक लंबे अरसे तक ह्यूमन बॉडी सेहतमंद रहेगी या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस का जन्म हो सकता है, या अगर कोई शख्स एक डिज़ीज़ को कैरी कर रहा है तो ये डिज़ीज़ उसकी अभी से इसने जन्म लिया, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री है, या उसका अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा है। जैसे कुछ लोग फास्ट फूड लेने के आदी होते हैं तो बेसिकली वो अपने पेंक्रियाज पर इतना प्रेशर डाल रहे होते हैं फास्ट फूड की सूरत में, मसालों की सूरत में,
या हाई प्रोटीन डाइट की सूरत में, जिसकी वजह से उनका पेंक्रियाज एक लंबे अरसे तक वो प्रेशर बर्दाश्त ना करने की वजह से इंसुलिन की इम्पेयरमेंट कॉज करता है, जिसकी वजह से वो शख्स डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।